हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इट इज़ जून 2013 है ना, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने चेक किया है तो 2013 के पेपर्स रह गए हैं, है ना, 2013 के। तो आज हम लोग जून 2013 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि विजुअल आर्ट्स विद विनी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं फॉर द नेट प्रिपरेशन। इसकी कोई फीस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है फॉर दोस्त जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं हमसे। साथ ही अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके और डीएम करके आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन लोग ये बताने का था और उसके बाद अब अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जी सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि 2013 का ये जून का पेपर है, पेपर 2। ठीक है, जून का 2013 का पेपर है। अपन इसमें 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने, तो वो देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो इसका तो मैं शुरू करती हूँ। इंग्लिश में है ये, कोई बोलते हैं हिंदी इंग्लिश मैच मत कीजिएगा, बट क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है इसलिए कंबाइन करके, क्योंकि मेरी तो आदत ऐसी है, मैं बायलिंगुअल पढ़ती हूँ, मैं लैंग्वेज से बाउंड नहीं होती। मेरी ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, इसलिए मैं दोनों को कंबाइन करके करती हूँ। ठीक है, तो उद्देश्य समझने का होना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ों को अपने आप से बाउंड करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स, रेमंड डचेम्प ने जो घोड़ा स्कल्पचर बनाया है उसका मीडियम क्या है। ठीक है, वो किस उससे बना गया है, तो स्टील से बना गया है, वो ब्रॉन्ज से बना गया है, ग्रेनाइट से या मार्बल से। तो ये जो है ब्रॉन्ज से बना गया है। ठीक है, रेनॉल्ड डचेम्प का जो स्कल्पचर है वो ब्रॉन्ज मतलब कि कांस्य का बना गया है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन। लकुलिश इमेज जो है, लकुलिश इमेज कहाँ पे है? परशुरामेश्वर टेम्पल में जो लकुलिश इमेज है वो मतलब वो किस संप्रदाय के धर्म को बताती है, ऐसा पूछा गया। ठीक है, इंग्लिश आपके सामने, हिंदी में मैं बोल रही हूँ, तो दोनों लैंग्वेज इस तरह से हो रही है। तो लकुलिश इमेज मतलब वहाँ की जो एक मूर्ति है जिसको आप लकुलिश इमेज के नाम से जाना जाता है। परशुरामेश्वर टेम्पल ओडिशा का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो उसमें किस सेक्ट का है? तो आपको पता है कि जो लकुलिश है वो किनका रूप होता है? वो लकुली शिव की मूर्ति प्रतिमा है। और शिव की प्रतिमा इसमें से क्या दिखती है? देखिए, लिंगायत, पुष्पत, पशुपत, सॉरी, वैष्णव और शाक्त, है ना। तो ना वैष्णव था, मतलब ना आप बोलेंगे गॉड विष्णु से रिलेटेड है, ना शक्ति से रिलेटेड है, ये शिव से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुपत हो जाएगा। अब आते हैं सबसे थर्ड क्वेश्चन। पहला मॉस्क मतलब पहली मस्जिद भारत में कहाँ पे बनी गई थी? तो कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वहाँ कुतुब मस्जिद है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वो है। कोडंगुलर केरला में है, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत है ना वो जहाँ पे बाबर ने बनवाई थी, और अजमेर राजस्थान में। तो कहाँ पे है? तो ये कोडंगुलर केरला में है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वो आपका, एक मिनट, नाम भूल गई मैं, सी से क्या नाम था, एक मिनट, याद आ रहा है मुझे। सी से नाम था उसका, चेरामन, चेरामन मस्जिद जो थी ना, चेरामन, हाँ, चंपारण, चंपारण याद आ रहा था बार बार। चेरामन मॉस्क, ये आपकी क्वेश्चन पहले भी आया है, मैंने आपको बताया है। अराउंड 7th सेंचुरी ईसा पूर्व के समय का ये बना हुआ पाया गया है केरला में, ऐसा एक्सकेवेशन में, एज पर एक्सकेवेशन मिला है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कोडंगुलूर केरला, जहाँ पे चेरामन मॉस्क है। तो कभी नाम चेरामन मस्जिद का भी आ जाए, उसका आ जाए, तो भी ये ओल्डेस्ट कहलाएगा, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग याद रखेंगे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हंचमैन ऑफ द फिश बोन अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई है। हंचमैन ऑफ द फिश बोन, याद रखिएगा। ये इनकी किस सीरीज में है? ठीक है, कौन सी सीरीज? तो कृष्ण लीला सीरीज, उमर खयम सीरीज,
शहजादपुर लैंडस्केप सीरीज या अरेबियन नाइट सीरीज? तो फेमस उनकी अरेबियन नाइट सीरीज का पेंटिंग है ये, हंचमैन ऑफ द फिशबोन, वाटर कलर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक्वाटिंट डस्ट बॉक्स जो कि इंटेग्लियो की एक टेक्निक है, पता है आप लोगों को एक्वाटिंट, जिसमें है ना वो उसमें क्या यूज होता है, हाँ वही बोल रहे थे कि वो इज यूज टू स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्वाटिंट डस्ट बॉक्स, जो डस्ट बॉक्स मतलब इट इज अ टूल, एक मटेरियल है, एक डस्ट बॉक्स रहता है जिसमें आप लोग जो प्रिंट मेकिंग के लिए यूज में आता है, तो वो किसको स्प्रेड करने के, किसको फैलाने के काम आता है? तो लाइम पाउडर मतलब चूना पाउडर, फ्रेंच का चॉक पाउडर, पुमीस का स्टोन पाउडर या रेजिन डस्ट? तो आपको पता है एक्वाटिंट मतलब कि रेजिन डस्ट। तो रेजिन डस्ट को स्प्रेड करने में, उसका एक ग्राउंड प्रिपेयर करने में जिसमें कि हम लोग स्केच करके प्रिंट ले सकें, तो उसके लिए यूज आता है, इसलिए रेजिन डस्ट। एक्वाटिंट का नाम देखो तो रेजिन डस्ट का सीधे चले जाओ। देखिए अब फिर आ गया इसमें, कौन है जो लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए जाने जाते हैं? मतलब नेट एक चीज को रटवा देता है अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहें। ठीक है, अभी लास्ट में ये वाली चीज आई थी, तो कौन है? मानेट, लोट्रेक, डेगास, रेनार। तो ये चारों हैं, इनको याद करा दूं, ये चारों आपके पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं, याद रखिए। ठीक है, सॉरी इम्प्रेशनिस्ट हैं, है ना, इम्प्रेशनिस्ट कंसीडर्ड होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इनमें से कौन है जो लिथोग्राफिक, कलर लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट में चल रहे हैं, टॉलेस, लॉट्रेक। ठीक है, ये जो है अपने कलर लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं ब्लॉटिंग क्लोथ। ब्लॉटिंग क्लोथ जो कि बॉल्टिंग क्लोथ, जिसको बॉल्टिंग कॉटन भी बोलोगे, वो किस प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज होता है? ठीक है, तो लिथोग्राफिक में, एचिंग में, वुड कट में या सिल्क स्क्रीन में? तो ये जो है सिल्क स्क्रीन में यूज होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है, शायद 100% कॉटन जैसा वो रहता है, तो इसलिए वो उसको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। मीन्स जो एट द टाइम ऑफ, मतलब वो जब हम सिल्क स्क्रीन वो करते हैं तो प्रिंट बहुत बढ़िया तरीके से उस पर आ सकता है, इसलिए वो क्लॉथ उसमें यूज होता है। पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग भारत में किनके द्वारा लाई गई थी? तो अंग्रेज लाए थे, डच लाए थे, फ्रेंच लाए थे या पोर्चुगीज लाए थे? तो हमको पता है जो पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग है वो पोर्चुगीज द्वारा भारत में लाई गई थी। ठीक है, अब जिसमें समझने की इतनी कोई बात नहीं है तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे, पैब्लो पिकासो ने क्या बनाई? ग्वेर्निका बनाई, 1937 अराउंड बनाई थी। ठीक है, शायद एक आध आगे होगा, हाँ, क्योंकि देखिए तो ये, हाँ, क्या बात क्या कर रहे थे, तो ये थीम किस पे थी, मतलब किस पे थीम थी? तो स्पेनिश सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड या फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो आपको सबको पता है स्पेन के कलाकार हैं वो, है ना, स्पेन के कलाकार हैं, और स्पेनिश सिविल वॉर जो कि अराउंड 1936 1930 इन बीच में हुआ था, और इसी के बीच में, हाँ सही डेट सही है, ग्वेर्निका बनी गई थी, है ना। थोड़ा अब वो याद नहीं रहता, मेरे सामने नोट्स थोड़ी है, मैं खुद उससे, तो स्पेनिश सिविल वॉर, ग्वेर्निका जो है वो इसको सिंबोलाइज करी थी, इसमें कि आप जानेंगे कि जो वॉर की जो भी एंग्विश होती है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सबको दिक्कत मतलब परेशानी, वो सब ग्रीफ, सारा दुख सब बताया गया है। ब्लैक एंड वाइट ग्रे कलर की स्कीम यूज करी है उसका डलनेस दिखाने के लिए। घोड़े को आम जनता के रूप में बताया गया है, बच्चों को, माँ को ऐसा मरते हुए, वो सब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाया गया, बुल को, भेड़ को दिखाया गया है जिस तरह से, है ना, वो सब चीज़ें उनने जो भी पिकासो का उसके टुवर्ड्स जो थॉट था उस सब के लिए ये आपको वो ग्वेर्निका पेंटिंग हम देखते हैं। अब आगे आते हैं, हु रिसीव, किसने फर्स्ट प्राइज इंटरनेशनल वुमेन ईयर एग्जीबिशन 1976 में किया था? साहित्य कला परिषद। तो अब इसमें याद कर लो, क्या कर लो कि इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर एग्जीबिशन किस ईयर में हुआ था? 1976 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? साहित्य कला परिषद द्वारा हुआ था। पर अब ये बात है कि किसने फर्स्ट प्राइज लिया था, तो ये थोड़ा सा मैं ढंग से फाइंड आउट हम कर नहीं पाए, बहुत समय से देखा है, हमको इंटरनेट पर भी ढंग से कुछ मिला नहीं है। और तो और जब ये एनटीए का ये जो आया था तो उसमें भी एनटीए ने इसको मतलब डिडक्ट कर दिया गया है, इसका कोई मार्किंग नहीं, इसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब इनमें से कौन है, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप बताना विथ प्रूफ। मेरे पास प्रूफ नहीं होता उस चीज़ को मैं आगे नहीं बढ़ाती हूँ,
है ना, लेकिन एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया, ये मुझे पता है। चलिए 11th क्वेश्चन देखें। गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख बहुत फेमस पेंटर, गुजरात बेस्ड, ठीक है, नहीं हाँ सही है, गुजरात बेस्ड, एमएसयू के एल्यूमनाई है ना, हाँ सही तो बोल रही हूँ। उनका पेंटिंग है अबाउट वेटिंग वॉन्डरिंग, ठीक है, फेमस पेंटिंग अबाउट वेटिंग वॉन्डरिंग। इसका मीडियम क्या है, ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख, नीलिमा शेख इनकी वाइफ है, याद जो जो चीज़ें याद आती है मैं बताती रहती हूँ, ठीक। अब ये किस पे बनाया गया है, तो वाटर कलर है, टेम्परा है, ऑयल ऑन कैनवस है, एक्रेलिक ऑन कैनवस है, तो ये जो है मेरे हिसाब से हाँ ऑयल ऑन कैनवस है, ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग जो है ये एक 1998 में इंस्टॉलेशन बनाया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग क्या है, तो एक इंस्टॉलेशन है, एक इंस्टॉलेशन आर्ट है, 1998 में बनाया गया, और कहाँ पे है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो अब इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, देखिए नालिनी मलिनी, शिबू नाथेसन, विवान सुंदरम और शीला गोबड़ा, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये विवान सुंदरम द फादर ऑफ इंस्टॉलेशन इन इंडिया, भारत में इंस्टॉलेशन के प्यूनर जो माने जाते हैं विवान सुंदरम, उनके द्वारा बनाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग 1998 में, और कहाँ पे है ये, विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता में है। पीलू पोचकन वाला जो आर्टिस्ट थी, ठीक है, फेमस आर्टिस्ट थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो मेल है कि फीमेल है ना, तो वो उनने किस मीडियम में काम किया है, स्कल्प्टर हैं फेमस, है ना, और बहुत बड़ी बड़े स्कल्पचर आउटडोर स्कल्पचर के लिए फेमस है। तो वो अब आप खुद सोचो, बड़े बड़े स्कल्पचर हैं, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, अच्छे ढंग से, कैसे बनेगा वो, तो वो एल्यूमिनियम और स्टोन उसके लिए वो मीडियम में वो ज़्यादा काम करती हैं। अब आते हैं रमेश पटेरिया जो कि अपने कौन से मार्बल, कलरफुल मार्बल ऐसे स्कल्पचर बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। अब वो कौन सी उधर की एल्यूमनाई हैं, मतलब कहाँ से पढ़े गए हैं, तो ये भी कहाँ से हैं, एमएसयू से हैं, ठीक है, एमएसयू बड़ौदा से है रमेश पटेरिया जी, ठीक है। मार्बल स्कल्पचर के लिए फेमस है, स्कल्प्टर हैं वो। अब आते हैं सुबोध गुप्ता भी एक अच्छे अपने भारती खरे के हस्बैंड, सुबोध गुप्ता एंड भारती खरे, दे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाए अच्छे बड़े फॉर्म में, क्या चीज़ों का यूज़ किया है, तो सुबोध गुप्ता के नाम से याद आ जाना चाहिए, क्या बर्तनों का इस्तेमाल करके उनने बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस एक तरह से क्रिएट किए हैं। हाँ अच्छा, एक बार बता दूँ, ये जून 2013 का पेपर है, मैं ऊपर थंबनेल डाल दूंगी, जून 2013 का पेपर 2 है, क्योंकि अपने प्लेलिस्ट में ये नहीं था, तो जो नहीं था उस पर अपन ने बात कर ली। अब कौन आर्टिस्ट हैं जो, हाँ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसने अमेरिका का फ्लैग डिज़ाइन किया है, एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए कि हु डिज़ाइन द अमेरिकन फ्लैग, या मैच द कॉलम में ही आ जाए अमेरिकन फ्लैग, और जिसने इंडिपेंडेंस का डिक्लेयर, मतलब आज़ादी को डिक्लेयर किया, अमेरिकन आज़ादी के डिक्लेयर किया था, तो कौन आर्टिस्ट हैं ये, तो फ्रांसिस हॉपकिंसन, ये फेमस डिज़ाइनर हैं, और मतलब इतने ज़्यादा ऐसे उसमें डेडिकेटेड नहीं है आर्ट में, लेकिन उनको ये क्रेडिट जाता है, मतलब अगर आप सर्च भी करेंगे तो यही आएगा कि इन्हें इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है अमेरिका का, दूसरा इनने अमेरिकन फ्लैग को डिज़ाइन किया है, तो कौन है, फ्रांसिस हॉपकिंसन। अगला, एडवर्टाइजिंग बिल्ट अराउंड इम्पल्स परचेज यूटिलाइजिंग डिस्प्ले एट द क्रिएटर, जहाँ पे हम कहाँ पे भी हम जब खरीदारी करते हैं, हम जब डिस्प्ले के टाइम जो एडवर्टाइजमेंट हमको, मतलब हमको क्या बोलते हैं, प्रेशर करता है कि हमें ये खरीद लेना चाहिए, डिस्प्ले पे जो हैंगिंग्स होती हैं ये सब होता है, तो वो क्या होता है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट में सब समझा है, पॉइंट ऑफ परचेज मतलब जहां आप खरीद रहे हो, काउंटर्स वगैरह की जो डिस्प्ले होते हैं, आपके जो पेमेंट वाली जगह होती है, काउंटर्स होते हैं, जहाँ जो छोटे छोटे हैंगिंग्स एंड डिस्प्ले होते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज होते हैं, जो आपको खुद खींचते हैं अपनी ओर कि आओ और मुझे खरीद लो, तो वो मैं आम भाषा में एडवर्टाइजमेंट की क्लास में बताया था, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सर पीटर स्कॉट जो कि कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट नेचुरलिस्ट हैं, और उनने कौन सा लोगो 1961 पे डिज़ाइन किया था, सर पीटर स्कॉट ने
जो किया था वो था WWF। WWF का जो लोगो है 1961 में बनाया गया था, वो सर पीटर स्कॉट द्वारा बनाया गया था। और जो सर पीटर स्कॉट हैं वो कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अंकल सैम का पोस्टर जो कि वर्ल्ड वॉर के समय 1812 में आया था, वो किस गवर्नमेंट से था, ठीक है, वर्ल्ड में। तो वो जो है यूएसए की जो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके समय मतलब वॉर के समय अंकल सैम का जो पोस्टर फेमस माना जाता है, वो आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए, मतलब ज्वाइन आर्मी, वॉर के लिए हमको ज्वाइन करो, है ना, फॉर द गुड एफर्ट, तो उसके लिए था वो। उसमें ऐसे अंकल सैम जो बने हुए हैं वो ऐसे बोल रहे कि ज्वाइन आर्मी, ऐसा। तो ये इस तरह का पोस्टर था जो कि यूएसए का है, ठीक। चलो अब देखते हैं, विच एड एजेंसी was preferred with the Grand Prix in the Grand Prix in 2008 Cannes Lions Indian Advertisement Festival for LED India, JWT, मुद्रा, कॉन्ट्रैक्ट और ग्रे वर्ल्ड वाइड। तो कौन सी एड एजेंसी है जो कि ग्रैंड प्रिक्स 2008 में है ना, इन 2008 केन्स लायन इंटरनेशनल एडवर्टाइज फेस्टिवल फॉर लेड इंडिया, लेड इंडिया के लिए जो 2008 में ग्रैंड प्रिक्स पे गई थी, वो उसका फुल फॉर्म बताओ। सॉरी, कौन सी एड एजेंसी है वो बताओ। JWT, मुद्रा, कॉन्ट्रैक्ट और ग्रे वर्ल्ड वाइड। तो ये है आपकी JWT। JWT मतलब वो थॉमसन की है, क्या बोलते हैं उसको, जेम्स वॉल्टर थॉमसन, ये एड एजेंसी है, तो ये इसको मिला था वो। चलो अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले आ गए आंसर, डायरेक्ट वाले खत्म हो गए। तो एंशियंट से मॉडर्न, अब ये चारों सन टेम्पल हैं, मार्तंड, ओशियन, मोटेरा और कोणार्क, ठीक है। तो कहाँ पे क्या है, तो देखो मार्तंड कश्मीर में है, ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, ये भी आता है कितनी बार, है ना। तो मार्तंड कश्मीर, ओशियन राजस्थान, मोटेरा गुजरात, कोणार्क ओडिशा, तो ये यहाँ पे हैं। और ये टाइम पीरियड भी सही है, टाइम पीरियड बचाने का सबसे अगर इतना एंशियंट याद रखो मार्तंड है, और लेटेस्ट याद रखो कोणार्क है। तो फर्स्ट आंसर ही दिख रहा है आपको सामने सामने, ठीक। और सभी क्या है, सन टेम्पल। इनको भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्डर करो, क्या है, चलो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिख रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, जब वो गोरी, मोहम्मद गोरी, उनके आदेश पे, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना उनके, वो अभी पृथ्वीराज की मूवी में भी देखा था मैंने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके, वो उनने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी जो अभी है, अभी वो है वहाँ पे, उसको डिस्ट्रॉय करके ये बनाया था, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम, गयासुद्दीन तुगलक और सुल्तानगरी। तो देखो गयासुद्दीन तुगलक का तो सबसे एंशियंट हो, मतलब सबसे मॉडर्न होगा, सबसे मॉडर्न मतलब वो जहाँ सबसे नीचे, ये रहा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, क्योंकि ये टाइमिंग क्या था, कुछ 1139 ऐसा टाइम था। 2.5 दिन का झोपड़ा का भी वही टाइम था, गोदी का टाइम। सुल्तानगढ़ी 1200 मतलब 13th सेंचुरी का। और टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक तो और बात का है। तो ये आपका थर्ड आंसर, डी आंसर सही होता है। चलो आगे देखें, अरे ये क्या फेल रहा है। स्कल्प्टर्स का फॉलोइंग अपन वो देख लेते, कौन कौन है। नागुची है, हेनरी मूर है, रोडिन है, बर्नीनी। वेरी इजी, बर्नीनी को सबसे आगे ले आओ, बर्नीनी गिरा सबसे आगे, फिर रेडिन, फिर हेनरी मूर और फिर एसामो। नागुची सबसे लेटेस्ट। ये इजी वाली चीज़ें, इसमें मैं ईयर याद रखती हूँ लेकिन सिर्फ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ये मेरे, ये आप खुद भी समझ लो कि एकदम आप अगर ईयर को रटोगे वो नहीं रटा पाएंगे, लेकिन टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि कौन सा किसके बाद था, ये इसके आसपास था, इतना भी कर लोगे तो बहुत है भैया। आज तक हमको एग्जैक्ट कुछ जो बहुत कॉमन आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके अलावा किसी के मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन आगे पीछे से
चीज़ को फाइंड कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। मैं अपनी कमज़ोरी आपको बता रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत अपन ज्ञानी नहीं है कि हमको सब याद होगा, है ना, लेकिन एक ट्रिक्स होती हैं, उस चीज़ पे चलना चाहिए, आप लोग के लिए ही यूज़फुल है। ठीक, अब चलो इसमें से भी देख लेते किसने क्या बनाया है। आपको पता है नादेश्वर, मिल्क कॉल, ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर। ठीक है, नादेश्वर बलवीर सिंह के कट का है, तो मिल्क कॉल अपने उनका राम किंकर बेज का। ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर किसका, डीपी राय चौधरी का। तो ले आओ सबसे पहले ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर को ले आओ, है ना, फिर आपकी ये मिल्क कॉल, फिर कॉकफाइड हेब्बर का, और नादेश्वर बलवीर सिंह कट का। तो आंसर कौन सा हो गया, बी सही हो गया। चलो वाह, चारों ग्रुप, ये सब चीज़ें तो याद करनी है। 1945 तो याद है मुझे, 1949, 1963 और ये 1969, यही सही है, 69 ही है ना ये, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है उसके अलाउंग स्टार्ट करना है। ठीक, ये भी याद रख लो किसने स्टार्ट किया था, है ना, रजा, भावेश चंद सान्याल, प्रणब नेगो का भी नाम आता है। ठीक है, ग्रुप 1819 जे स्वामीनाथन आज बर्थडे है जिनका, चोल मंडल, केसीएस पन्नीकर, ये सब जो है फेमस हीरो को याद रखना है ग्रुप के। अब आते हैं, ये भी फॉलोइंग आर्टिस्ट कौन एंशियंट से, नलिनी मलिनी, शांति दवे, परितोष सेन, परमजीत सिंह। तो आपकी आ गई ये रहे, शांति दवे, फिर परितोष सिंह, फिर नलिनी मलिनी और परमजीत सिंह। चलो नेक्स्ट देखें, 20 अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ा आ रहा है। अब प्रिंट मेकिंग का ऑर्डर देखो, ब्लॉक प्रिंटिंग आई सबसे पहले, बिल्कुल सही, फिर लिंटेग्लियो, फिर लिथो और फिर सिल्क स्क्रीन, तो पहला ही सही है। ठीक, टाइम पीरियड, ये टाइमलाइन तो अब इसमें ईयर टू ईयर क्या बताऊं, बट आपको पता है। चलो सबसे पहले क्या करते थे अपन, वुड के मटेरियल को प्रिंट लेने के लिए वुड कट पहले चालू हुआ, वुड एनग्रेविंग हुआ, जो अपनी लकड़ी है, लकड़ी के जो प्राकृतिक टेक्सचर है उससे प्रिंट लेना पहले चालू हुआ, ये लकड़ी को स्क्रैच करके। तो सबसे पहले तो नए प्राकृतिक चीज़ें करेंगे, याद रखो, तो प्राकृतिक जो टेक्सचर है उससे प्रिंट लेने वाली चीज़ें चालू हुई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये हुआ, फिर वुड स्क्रैचिंग हुई, फिर वुड कट मतलब बड़ा बड़ा करके काटने की बात है ना, मोटा मोटा काट के प्रिंट लेना, और एनग्रेविंग मतलब उसको डिटेल में करना, तो वो सबसे आखिरी में हुई थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी। चलो प्रिंट मेकिंग का देखो, ये सब आपको ये बताया है, ये क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट में ही डिस्कस हो चुका था। सबसे पहले फाइनल डिजाइनिंग, फिर पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस या लेआउट। सबसे पहले लेआउट डिसाइड होगा, ठीक है, लेआउट डिसाइड करेंगे मतलब कैसा कहाँ क्या सेट करना है, फिर डिज़ाइन को फाइनल करेंगे। फाइनल डिज़ाइनिंग को फाइनल सोच के आखिरी में मत ले आना, फाइनल डिज़ाइनिंग मतलब कि हमारा जो डिज़ाइन वाली चीज़ है वो फाइनल होगी। उसके बाद प्री प्रेस मतलब प्रेस से पहले, और फिर उसके बाद पोस्ट प्रेस, बीच में आ जाएगा आपका प्रेस अगर होएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, सी वाला। चलो अब ये देखें, फिर ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या काम पहले होता है, तो ब्रीफिंग, हाँ फर्स्ट ही सही है, ब्रीफिंग। सबसे पहले हम ब्रीफ करेंगे, वॉट एवर मीडिया हमको जो जैसा क्या करना है उस तरह से हम चीज़ों की ब्रीफिंग कर लेंगे, ठीक है, उसको डिसाइड कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे एक इन जनरली। फिर उसकी मीडिया प्लान करेंगे, कौन सी मीडिया में हमको क्या देना है, फिर उसका क्रिएटिव काम करेंगे, और फिर मीडिया प्लान हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, और फिर जो है प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग होगी। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाता है, अरे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 50 क्वेश्चन है इसमें मात्र। एक मिनट, जूडिथ इज नॉट अ पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा के द्वारा जूडिथ नाम की कोई पेंटिंग नहीं बनाई गई है। तो बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई है, सही गलत है ये, नॉट बोला है ना, तो ये वाला तो गलत है। फिर क्यों, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इंडियन थीम, बिकॉज राजा रवि वर्मा पेंटेड इंडियन थीम्स इन यूरोपियन एकेडमिक, ठीक है, ये सही है, ये तो सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है, क्योंकि जूडिथ उनकी पेंटिंग है, ठीक है, और जूडिथ क्या था, जूडिथ एक यूरोपियन
अपन बोलेंगे टॉपिक था, और उस पे उनने बात की है। तो वो जूडिथ बनाई है उनने पेंटिंग, हम सर्च करेंगे तो हमने देखा है। और राजा रवि वर्मा ने इंडियन थीम लिया है और यूरोपियन एकेडमी मतलब रियलिस्टिक स्टाइल में काम किया है। तो ये सही है और ये गलत है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट और आर इज करेक्ट। चलो, जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट, German expressionism, as in Die Brücke, was marked by violence on form through exaggerated line and color. ठीक है, डिफरेंट लाइन और कलर से डाई ब्रूक जो एक्सप्रेशनिस्ट का आर्ट ग्रुप है वो किस पे मार्क कर रहा है, वो फॉर्म पे ज़्यादा बेस कर रहा है, लाइन और कलर का यूज करके, है ना, या कलर को ज़्यादा फोकस करके। बिकॉज डाई ब्रूक एंड द जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट intended to shift beyond the rural retinal impressions toward intention। क्योंकि डी ब्रूक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिफल छाप, डी ब्रूक और शुद्ध छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता है। ठीक, तो थोड़ा सा समझ नहीं पा रही इसको मैं, इसका वो purely retinal impression towards intensity of expression and subjective feeling। तो ये सेकंड मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट देखती हूँ, क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपके एक्सप्रेशन का इंटेंसिटी होता है और आपकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है उससे परे रख के ये काम करना चाह रहा है ना, उससे उससे आगे रह के वो ये चीज़ बोल रहा है ना कि जो एक्सप्रेशनिस्ट, ये जो है एक जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट का ग्रुप है और वो उससे आगे, उससे परे होके ये वाली चीज़ बोल रहा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो मुझे इसमें देखो, बिकॉज हाँ तो ये तो सही है, शिफ्ट बियॉन्ड द थ्योरी, ठीक है। बिकॉज डाई ब्रूक और जो जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट हैं उनने एक सॉरी गड़बड़ समझिए, मैंने इम्प्रेशनिज्म को जोड़ लिया। उनने उस चीज़ को किसके टुवर्ड्स डाला है, एक एक्सप्रेशन जो आपका अभिव्यंजनावाद है उसको, और जो आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका पीछे का सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ है जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट। और डाई ब्रूक इज ऑल्सो द आर्ट ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट, तो उस पर फोकस किया है। तो ये जो है मेरे को दोनों ही सही है। कलर विस्कोसिटी प्रिंट क्या है, जो मेटल प्लेट यूज करती है, ठीक है, एक ही मेटल प्लेट से आप विभिन्न कलर्स की प्रिंट ले लेते हैं तो वो कलर विस्कोसिटी होती है। अभी पिछले पेपर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि कलर विस्कोसिटी प्रोसेस को आप ज़्यादा कोई टेक्निकली उसके बिना इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है उसमें भी, क्योंकि टेक्निक्स ही हैं सब कुछ जो आप विस्कोसिटी का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम क्या बोलेंगे, कहाँ आ गए, ये सही है, ये वाला तो सही है और ये गलत है, यही बोलेंगे। तो ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट, ये बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं जगमोहन चोपड़ा जी पे। जगमोहन चोपड़ा ने, आपको पता है कि उनका मेन चीज़ क्या है, इंटैग्लियो में काम किया, लेकिन इंटैग्लियो में जैसे कि अभी तक हम लोग मेटल प्लेट्स यूज़ करते थे, तो वो ऐसे हैं कि जिनमें कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड उस तरह के पेपर प्लेट, याद रखिएगा पेपर प्लेट भी कभी ऑप्शन पे आ जाता है, चूज द करेक्ट में आता है। तो पेपर प्लेट, माउंट बोर्ड, कार्डबोर्ड, ये सब यूज किया है प्रिंट मेकिंग लेने को। तो क्योंकि बिकॉज मेटल प्लेट्स आर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली महंगी होती है और इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो ये मैंने जितना पढ़ा है यही है कि यंग आर्टिस्ट को जो वो उनके साथ एसोसिएट कर रहे थे, तो उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए उनने इस चीज़ को इन्वेंट किया था, और वो इसलिए शायद ऐसा है कि वो इजीली अवेलेबल नहीं रहती थी और एक्सपेंसिव रहते थे। तो आप ये दोनों को करेक्ट कर लो, है ना। शायद कभी मेरे को ऐसा लगा कि एनटीए ने
इसको सही इसको गलत भी बताया हो तो अपन एक बार आंसर की अगर मैं देख लूंगी तो उससे समझ आए। वैसे तो दोनों ही सही होना चाहिए क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उनके बारे में तो वो चीज़ लिखी हुई है। कलर्ड पेंसिल डिफिकल्ट है ग्रेफाइट पेंसिल। ऑब्वियसली कलर पेंसिल आप यूज करते हो प्रैक्टिकली सोचो कि पेंसिल फटाफट यूज है, कलर पेंसिल को आपको घिसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कलर पेंसिल में क्ले और पिगमेंट्स का मिक्सचर गम के साथ रहता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल चीज आंसर है तो उसको अपन ज्यादा सोच ही नहीं सकते। फोक आर्ट मतलब कि लोक कला। लोक कला जो है क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ डेली डेली यूज का जो सारा ऑब्जेक्ट है उसको डेकोरेट करते हैं, ब्यूटीफुल करते हैं। क्योंकि फोक की लाइफ बहुत सिंपल रहती है, प्योर रहती है। फोक आर्टिस्ट जो है, लोक कलाकार जो है, डेली ऑब्जेक्ट के साथ अपने चीज़ों को वो डिस्क्राइब करते हैं। बहुत इजी चीज़ है, दोनों ही सही बोल रहे हैं। ठीक, चलो अलेक्जेंडर कैल्डर कौन है? फादर ऑफ काइनेटिक स्कल्पचर, याद रखना। अमेरिकन अलेक्जेंडर कैल्डर जो है वो सॉरी मोबाइल स्कल्पचर मतलब कि काइनेटिक स्कल्पचर, गतिशील स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। ये पहला समय था जब स्कल्पचर मतलब मूर्तियों ने जो पुरानी चीजें हैं एक स्टैटिक पर्सनैलिटी मतलब एक सीधा स्थिरता को छोड़ के आगे बढ़े थे। क्यों पहला था? क्योंकि इन्हीं को अपन बोलते हैं ना, इनने शुरुआत करी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सही, सॉरी ये सी। अब क्या है, ड्रिल मशीन का इन्वेंशन हुआ तो स्कल्पचर्स के लिए बहुत चेंज आ गया। जो ड्रिल मशीन ईजियर हो गया होल करना, है ना, और खुरेचना और कर्ल्स वगैरह उसके लिए इजी हो गया। तो दोनों सही है। चलो अगला देखें। पॉल रैंड। पॉल रैंड हैं अपने लोगोस के लिए जाने जाते हैं। बेस्ट है ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। लोगोस के लिए आईबीएम और यूपीएस का इनने किया। आईबीएम भी आ जाता है कभी मैच द कॉलम में आगे, ध्यान रखना। द एरा वाज वन ऑफ द ह्यूज कॉर्पोरेट ग्रोथ। ठीक है, इस समय ये जो इनका टाइम था बहुत कॉर्पोरेट अच्छी हाइट पे गई और कॉर्पोरेट लोगो और ब्रांडिंग इस समय जन ली। तो दोनों ही सही है कॉर्पोरेट डिजाइन के चुनो। चलो आर्ट नोवो अभी बताया था, प्रोबेबली द मेजर इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट आर्टिस्ट और डिजाइनर। ठीक है, तो एक डिजाइनर पर्सनालिटी का लिए था तो एक इसलिए बोलते हैं कि बहुत मेजर वो टाइम था। ठीक, मोटिव्स फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड वर नॉट द बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ देयर वर्क सिंस आर्ट न्यू वाज द रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स तो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे था, पर यहाँ जो नॉट है ये गड़बड़ दे रही है क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड के बहुत मोटिव्स उसमें इंक्लूड हुए थे आर्ट नोवो में, और इस तरह से वो एक ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल आर्ट इस तरह का आर्ट मूवमेंट सामने आया था। तो ये सही है और ये गलत है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। चलो मैच द कॉलम फटाफट आ गए, बढ़िया। पॉल क्ली, स्टील कांजे, मेलोविच और रोडचेंको। रोडचेंको कंस्ट्रक्टिविस्ट, मेलोविच सुपरमेटिस्ट, पॉल क्ली डेर ब्लू राइटर, क्लिफोर्ड स्टील को कलर फीड एक्सट्रैक्शन के आर्टिस्ट है जाना जाता है। तो ए का थर्ड, चलो कौन सा आंसर आपका? ए वाला आंसर सही हो जाए। बाकी मिला ही नहीं रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर। चलो भाई, जहाज महल, गोल गुंबज, बुलंद दरवाजा और चांद मीनार। चांद मीनार दौलताबाद, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, गोल गुंबज बीजापुर और जहाज महल मांडू। नीचे से आ गए मैं। ए का थर्ड देख लो, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड। ठीक है, तो सी आंसर सही है। चलो 43 क्वेश्चन। द रेड ट्री, रिक्लाइनिंग न्यूड, श्रम गर्ल और ग्रेट बाथर्स। ठीक, तो रेड ट्री किसने बनाया है? मोनरियन। रिक्लाइनिंग न्यूड मॉडिग्लेन, श्रम गर्ल विलियम होगार्ट का फेमस पेंटर, ग्रेट बाथर सीजन का। सीजन कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ठीक, चलो हर्बर्ट रीड का क्या है? मीनिंग ऑफ आर्ट, मेरे पास है भी सही। सुजान लेंगर ने फीलिंग ऑफ फॉर्म, गॉम्ब्रिज का आर्ट एंड इमेज, बहुत बार आ चुकी सब, यही है सामने 1 2 3 4। चलो सैंड से क्या होता है भाई?
चलो सैंड, पटीना, मेटल, पॉटरी। तो पॉटरी, व्हील, व्हील की आवश्यकता, सॉरी ये रहा। मेटल, कास्टिंग। पटीना ब्रॉन्ज पे होता है ऑक्सीडेशन के लिए, वो सैंड स्टोन, सैंड स्टोन होता है। ए का 1, ए का 1, बी का 4, ये रहा, सी आंसर सही है भाई। चलो वुड, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेन, लेयर, फाइबर, वोल्केनिक। तो आपका ए वुड का आ जाएगा, फाइबर, फाइबर होती है वुड में। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का आ जाएगा आपका लेयर, मार्बल, ग्रेन, और ग्रेनाइट, वोल्केनिक। ठीक, तो फर्स्ट आंसर सामने दिख रहा है। चलो इनको देख लो, कौन क्या काम करता है। जगमोहन चोपड़ा, लिथोग्राफी अभी बात करी अपन ने ऊपर भी। कोलोग्राफी, ठीक है, ठीक है, एक का थर्ड, फोर्थ ही आंसर होगा। बी का 1, लालू प्रसाद शो, लिथोग्राफी। भूषान वागले, इनका पता नहीं है। कलर एचिंग, जयंत पारेख। जयंत पारेख को फॉइलोग्राफी, ठीक है। भूषान को कलर एचिंग, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, डी वाला। चलो, पिन होल्स आर क्लियर, क्लोज फाइबर नेसेसरी, होस्ट इमेजेस फाउंड होती है, और कंट्रोल द बाइटिंग, किसमें क्या चीज चाहिए होती है, ऐसा। तो ये अपना सबसे पहले क्या आता है, पिन होल्स। पिन होल्स काय पे देखते हैं हम, क्लियर है, स्किल स्क्रीन पे। ए का थर्ड, डी आंसर है क्या। फिर आते हैं क्लोज फाइबर, वुड एनग्रेविंग, वुड है, अभी ऊपर बात हुई है फाइबर और वुड, तो क्लोज फाइबर किसमें जरूरी होता है, वुड एनग्रेविंग में। घोस्ट इमेज मतलब भूतिया इमेज, भूतिया इमेज किसमें पाई जाती है, तो वो आपकी लिथोग्राफी में पाई जाती है। और बाइटिंग, उसको कंट्रोल काय में करते हैं, एक्वाटेंट में। तो आंसर कौन सा है, डी वाला। चलो अब बताओ किसने क्या बनाया। तो मिल्टन ग्लेसर, मिल्टन ग्लेसर ने क्या बनाया है, यही आई लव एनवाई, ये जो पोस्टर है। शेपर्ड फेरी, शेपर्ड फेरी ने क्या बनाया है, सामने ही तो है, ओबामा होप पोस्टर, ठीक है, ओबामा होप पोस्टर, फोटो है जो शेपर्ड फेरी। मायाकोव्स्की, बोल्शेक, हाँ बोल्शेविक का अंडरग्राउंड पोस्टर, और पीटर मैक्स का एड स्वीडन शो एंड पॉप आर्ट। तो इसको याद रख लेना किसने क्या बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मिल्टन ग्लेसर ने आई लव एनवाई को दिया है, शेपर्ड फेरी द्वारा ये सब पोस्टर आर्टिस्ट हैं, ओबामा का पोस्टर बनाया है, मायाकोव्स्की का ने जो आपके बोल्शेविक का अंडरग्राउंड पोस्टर है वो बनाया, और पीटर मैक्स का द एड सिविलियन शो एंड पॉप आर्ट बनाया है। चलो आगे देख लो, आखिरी क्वेश्चन। विल्टर ग्रोपिंग, विल्टर ग्रोपिंग कौन है जिन्हें बाउआस आर्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बाउआस आर्किटेक्ट हैं, ठीक। फिर आते हैं प्रसून जोशी, कौन है, लिरिक्सिस्ट और पोएट हैं। सॉल बास, सॉल बास कौन है, तो आपके ये हैं, ये सामने दिख रहा है जो इनके, क्या है ये, वही है। और पॉल रेन कौन है, अभी बताया, कॉर्पोरेट डिजाइन, आइडेंटिटी डिजाइन। तो वो ए का थर्ड, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दो में है, डी का 1, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का थर्ड, और डी का सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका था जून 2013 का पेपर 2। पेपर 3 जो है अब ये नेक्स्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो लगे रहो, एग्जाम आने वाली है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ओके, बाय बाय। कुछ भी डाउट हो तो आपको बता चुकी हूँ टेलीग्राम में, विजुअल आर्ट्स विद विनी ग्रुप
पब्लिक ग्रुप है, जुड़ सकते हो, ओपन है सबके लिए फ्री है, ठीक है। और चाहो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी डाउट्स हो आप मुझसे उस पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।